हेलो बच्चों, वेलकम टू सिलिकॉन क्लासेस अगेन। तो बच्चे, आप सभी ने सॉल्यूशंस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लिया होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके, हम लोग चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके। अब हमारा थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलो थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीयूईटी के पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग देखें हम लोग को क्या क्या समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस क्या होता है, पॉइंट नंबर ए में। ठीक है बच्चे, ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैंने इस तरीके से एक कंटेनर में छोटा सा प्यारा सा एक डिवाइस लगाया और इसको हम लोग कहते हैं थिस्टेट फनल। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, थिस्टेट फनल। बच्चे, इस थिस्टेट फनल में हम लोगों ने इस तरीके से CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया है, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, और आउटसाइडर कंटेनर में मैंने इस तरीके से वाटर बना लिया है। वाटर, ठीक है। यदि आप इस तरीके से अरेंजमेंट करते हो तो कुछ समय के बाद आप क्या पाओगे, आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे इसके अंदर मूव करने लगा है। ठीक है, ये जो थिस्टेट फनल है बच्चे, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं और यहां पर लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे ऐसे अरेंजमेंट के बाद में कि बाहर कंटेनर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो सॉल्वेंट है, वो इस थिस्टेट फनल के अंदर इस तरीके से जाने लग रहा है और सॉल्यूशंस के ऊपर का जो लेयर इस तरीके से है वो भरते चला जा रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, बाहर का सॉल्वेंट इस सॉल्यूशंस के अंदर में जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। आप छोटा सा एक्टिविटी अपने घर पे भी इस तरीके से कर सकते हो। आप एक बड़ा सा पोटैटो का पीस ले लो, आलू का पीस ले लो और उसको बिल्कुल हॉलो बना लो, बिल्कुल खोखला कर लो। जैसे शिमला मिर्च होता है ना, उसके सारे मटेरियल्स को निकाल लोगे तो किस तरीके से हॉलो बन जाएगा, उसी तरीके से आलू के अंदर का मैक्सिमम मटेरियल्स आप निकाल लो, उसे जो वो खोखला बना दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आप क्या करो बेटा, इसके अंदर वाटर और प्लस में सॉल्ट डाल दो, यानी कि आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया है। और जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाए तो इसे एक बाउल में इस तरीके से आप रख दो। बाउल में बाहर की तरफ में वाटर होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये और ये दोनों सिमिलर है। यहां पर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है, तो जो आपने होलो पोटैटो पीस लिया है उसमें आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया है और आपने बाहर बाउल में वाटर मॉलिक्यूल्स ले रखा है। आप कुछ समय के बाद में क्या ऑब्जर्व करोगे कि बाउल में आपने जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रखा था वो वाटर मॉलिक्यूल्स अब यहां पर नहीं है, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है। क्या हुआ बच्चा, इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स था, यानी जो बाउल में आपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स रखा था, वो इस पोटैटो का जो हॉलो पीस जो आपने बनाया था इसके अंदर चलता चला गया, क्योंकि इस पोटैटो पीस में यहां पर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर गया है। यहां पर भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। तो ऑस्मोसिस का मतलब यही होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशंस की तरफ में चलता चला जाए थ्रू द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। आई होप आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। तो मैंने ऑस्मोसिस में लिखा द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट towards the solution is called osmosis.
ऑस्मोसिस। पॉइंट नंबर बी, तुम्हारे मन में एक बात आ जानी चाहिए, क्या ये सॉल्वेंट इसके अंदर जाता रहेगा थिस्टेट फनल के अंदर और इस तरीके से भर करके इस तरीके से बाहर आ जाएगा? तुम्हारे मन में तो कोई बात हो नहीं रहा होगा, तुम तो बोलोगे सर आप जो बताओगे हमें तो वही समझना है। बेटा जी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इस थिस्टेट फनल के अंदर जाएगा, तो जब वो कंप्लीटली भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो क्या उससे बाहर निकलेगा? जवाब है बेटा जी नहीं, सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और जैसे ही इसके ब्रीम तक, इसके टॉप पोजीशंस तक, टॉप पोर्शंस तक जाएगा, ये बाहर की तरफ में छलकना बंद कर देगा, मतलब बाहर की तरफ ये नहीं गिरेगा। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक वैसा प्रेशर जिसकी वजह से सॉल्वेंट अब सॉल्यूशन की तरफ जाना बंद कर देता है, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, लेकिन यहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, वो प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और उस ऑस्मोटिक प्रेशर का काम है कि अब वो सॉल्वेंट को सॉल्यूशंस की तरफ जाने से रोक देगा। तो मैंने यहां पर लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा जी हम लोग इस तरीके से पाई से दिखाते हैं जैसे तुम लोग मैथ्स में दिखाते हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द प्रेशर which prevent the pressure which prevent the process of, इसको मिटा दूं मैं, चलो तुम तो बोल नहीं पाओगे, मैं ही बोल देता हूं, है ना। द प्रेशर which prevent the process of osmosis is called osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यहां पर एक मिसिंग पॉइंट हो गया था, मैं इसे यहां लिख देता हूं, थ्रू एसपीएम, ठीक है, थ्रू एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आई होप आपको ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया होगा, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ में आ गया होगा। सर यहां जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो बन रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? तो हमारा टॉपिक बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी इस थिस्टेट फनल के अंदर आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर नहीं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। तो मैंने लिखा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चे आपके एमसीक्यूज पैटर्न्स में इस तरीके का क्वेश्चंस होगा कि आपको टू मोलैरिटी सॉल्यूशंस मिला है, 3 मोलैरिटी मिला है, 0.5 मोलैरिटी लिया है और यहां पर 5 मोलैरिटी मिला है। आपको 4 कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर होगा, तो बेटा जी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ये वाला है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा जो सेकेंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा यहां पर टेम्परेचर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर उतना ही ज्यादा बढ़ने वाला है। बच्चे यदि हम लोग दोनों इक्वेशन को एक साथ यूज करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी। आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया जाता है, तो मैंने यहां पर लिख लिया पाई इज इक्वल टू CR। बच्चे आपको पता है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला N अपॉन में V होता है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोल पर लीटर। तो ये हुआ मोल और ये वॉल्यूम यहां पर लीटर के लिए, तो C के जगह पर मैंने N अपॉन V लिख दिया है। यहां पर R है और यहां पर T है। बच्चे यदि इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और आगे डिराइव करूं, तो N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है और मोल के लिए हम लोग W/M लिखते हैं, यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो N के जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया W2 अपॉन में M2। W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए है,
m2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को इसी जगह पर आप रहने दीजिए। यहां पर हमारे पास R है और यहां पर हमारे पास T है। तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला आ गया। N के जगह पर हम लोग W2 अपॉन में M2 लिख सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, यहां पर R होगा और इस जगह पर बेटा जी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस को बना सकते हो। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको तुम चाहो तो थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हो, मैं इसको ही मिटा देता हूं और इसको ऐसा लिखता हूं, W2 अपॉन में M2 N के लिए। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम है, इसको ऐसे ही रहने दो और इस जगह पर R इंटू टी रहने दो, इट विल बी बेस्ट। ठीक है, इसे लिखो, फटाफट करो। चलो मैं साइड हट जाऊं। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस को समझा, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को समझा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये समझा, और इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह के हो सकते हैं हमने ये समझा। अब मैं अगले टॉपिक इसी में इंक्लूड कर रहा हूं, पॉइंट नंबर डी में, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चे मैंने क्या किया, यहीं पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, सीढ़ी बना दिया तुम्हारे खेलने के लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा यही लिख देता हूं। पॉइंट नंबर डी, रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा जी रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है? जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था तो ऑस्मोसिस, तो सिंपल सी बात है, प्रोसेस को रिवर्स करना है, यानी सॉल्यूशन किसकी तरफ आने लगेगा, सॉल्वेंट की तरफ में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैंने यहां पर लिखा द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट towards solution, sorry, movement of solution towards solvent is called reverse osmosis। ठीक है बच्चे, सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट की तरफ आ जाए तो उसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अरे सिंपल है, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है, रिवर्स में प्रोसेस अलग हो गया तो ये उल्टा चला जाएगा। स्पेलिंग तुम लोग मिला लेना, बीच बीच में मैं स्पेलिंग गलत करते रहता हूँ, ठीक है, तुम लोग तेज हो कर लेना। तो यही बेटा जी हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस है। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जरा ध्यान से समझो। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। यदि मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में कुछ ज्यादा प्रेशर लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो यहाँ बन ही रहा है, अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में मैं किसी मशीन से ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। सेम फिनोमेना है, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैंने किसी तरीके से ज्यादा प्रेशर लगा दिया है तो प्रोसेस जो है वो क्या बन गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कंडीशंस क्या हैं इसके, है ना, कंडीशन फॉर आरओ। आरओ का मतलब वही बेटा जी जो हम लोग अपने घर में आरओ यूज करते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही वर्क होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, क्यों होता है, कंडीशंस क्या है इसका, तो एक्सटर्नल प्रेशर should be greater than osmotic pressure। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, कंडीशंस का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए, किसके कंपेयर में, ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपेयर में। बच्चे यहीं पर सीढ़ी इस तरीके से जा रही है, थोड़ा तुम ध्यान रखना, और यहीं पर मैंने लिख लिया इसका यूजेस। आपसे पूछा जाए कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो बच्चे रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कहते हैं। आप लोग घर में आरओ यूज करते हो ना, तो आरओ में खारा पानी आता है,
उसमें कुछ पॉल्यूटेड मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसको हम हटाते हैं और तब जाकर के अच्छा वाटर हम लोग को मिल पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो खारा पानी है अगर उसमें नमक वगैरह मिला हुआ है, कुछ पॉल्यूटेड सब्सटेंस मिले हुए, तो उसको वो अलग करता है। तो यूजेज में हम ऐसा लिख सकते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो बच्चे, हमारा ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये यहीं पर खत्म होता है। अब तुम पूछोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो बच्चे, दो तरीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कौन सी बात सही है, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कौन सी बात सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात ये सही है कि इसमें सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ जाता है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। और तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इसका यूज होता है। इसके अलावा यदि कोई फोर्थ पॉइंट आता है तो वो पॉइंट रॉन्ग होगा और आपको इसमें 4 ऑप्शंस इस तरीके से लिखे रहेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रहा है, आप इसके क्वेश्चंस को तैयार करके रखोगे। सेकेंड क्वेश्चन, बेटा जी यहां पर एक कंसंट्रेशंस पर मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस बताया कि किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगी, या फिर कम के लिए भी आ सकता है। बेटा जी अगर कोई तीसरा क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो बस यही अराइज हो सकता है कि इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा और न्यूमेरिकल्स बना करके आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा और तब जाकर के तुम क्वेश्चंस बना लोगे। तो ऑस्मोसिस में इतना ही, आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पढ़ने हैं। चलो मैं इसे मिटा दूं, थोड़ा वक्त ले लो और लिखो फटाफट। सर जी आप समय कम देते हो। बेटा जी तुम लोग लिखते चलो, जान दे दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम करो तो पहले। चलिए तो इसे हम लोग मिटा देते हैं और मिटाने के बाद में हम लोग फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर आते हैं। बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फोर्थ पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए मैंने यहां पर लिखा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था। चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। और यदि मुझे इसे फाइंड आउट करना हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग पी नॉट से मान लेते हैं और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग पी एस से मान लेते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पी नॉट माइनस पी एस। लिख सकते हैं कि नहीं, पी नॉट माइनस पी एस। तो बेटा जी ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूट के। बच्चे अब हम क्या करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ का यूज हो रहा है यहाँ पर, बट राउल्ट्स लॉ जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ की बात को तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस हो रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए को लेकर के हो रहा है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस की वजह से ये जो चेंजिंग आ रही है, क्या चेंजिंग आ रही है? वेपर प्रेशर को। तो मैंने यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट लिख दिया। रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है। ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के।
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की वजह से, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में जो चेंजिंग आ रही है उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। बच्चे अगर मैं यहां पर बात करूं, इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए मैंने लिखा है। बच्चे यदि मैं इसको, इस पी नॉट को यहां पर ले आऊंगा तो ये होल ऑफ द टर्म्स हमारे पास बन जाएगा और ये बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये जो टर्म्स आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर में चेंजिंग आया, और ये किसकी वजह से डिपेंड होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वजह से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का टर्म्स यहाँ लिखा, इसको सिंपली मैंने यहाँ पर ले आया, यही है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे यदि हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, यदि हमारे पास सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं N2 अपॉन में N1, N2 अपॉन में N1। बच्चा ये जो आप यहां पर देख रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम लोग यूज करते हैं। इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम लोग यूज करते हैं। इसको तुम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो P नॉट माइनस पी एस अपॉन में P नॉट। ये जो आप N2 देख रहे हो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं W2 अपॉन में M2। ये हमारे पास डिवाइडेड बाय का साइन है, यहां पर हमारे पास W1 अपॉन में M1। जब तुम सॉल्व करोगे तो M1 ऊपर चला जाएगा, W1 हमारे पास नीचे आ जाएगा। आई होप आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। बच्चा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओहो रिलेटिव नहीं, यहां पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां लिख दिया मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। पहला ऑप्शन दिया रहेगा चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा दिया रहेगा चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड दिया रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ दिया हुआ रहेगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तुम वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे कि भाई ये तो सारे के सारे जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी ये जो आप देख रहे हो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इस पर क्वेश्चंस आना चाहिए सीयूईटी पर, बट इस पर नहीं आएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पिछले साल जो है वो पूछा जा सकता है। तो इत्मीनान रखिए, पूरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, नोट्स को याद कीजिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़िए। आपको जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है उस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात, काफी बच्चे हमेशा डाउट में रहते हैं, बेटा जी केमिस्ट्री में कहीं पर भी 2 लिखा हुआ हो या केमिस्ट्री में कहीं पर भी B लिखा हुआ हो, यह हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है। बच्चे जहां पर भी 1 लिखा हुआ हो या जहां पर भी A लिखा हुआ हो वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए रहता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी, बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक सॉल्यूशंस को लेकर के, फिर हम लोग और अच्छे जो है पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, आज के क्लास में इतना ही।